नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह के एक के बाद एक हमलों से ममता बनर्जी का बुरा हाल है। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के मुद्दे पर अमित शाह ने जो गुगली फेंकी है उसने ममता बनर्जी को क्लीन बोल्ड कर दिया है। अमित शाह ने पार्लियामेंट में अपने बयान में कहा कि जब पूरे देश में एनआरसी तैयार की जाएगी तो असम में भी इस प्रक्रिया को एक बार फिर दोहराया जाएगा। स्वाभाविक रूप से गैर भाजपा दलों ने इसे भेदभावपूर्ण और मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाली कवायद की संज्ञा दी है। ममता बनर्जी भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वो इसलिए कि एनआरसी की मांग आमतौर पर बांग्लादेश से गैरकानूनी तौर पर भारत आए बांग्लादेशियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। ये मांग असम में काफी दिनों से चल रही थी। इसीलिए जब राजीव गांधी के समय में भारत सरकार और असम मूवमेंट, जिसमें असम गण परिषद के अभी जो नेता हैं प्रफुल्ल कुमार महंता, उनकी अध्यक्षता वाली आसू एक संगठन हुआ करती थी, उसके और भारत सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था 1985 में, जिसके तहत ये कहा गया था कि जो अवैध रूप से इस राज्य में लोग रह रहे हैं उसको निकालने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जो 1991 की जो सिटीजन रजिस्टर है उसको फिर से उसको रिव्यू किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी और एक जो गैर कानूनी तौर पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो का मामला जो था असम के अंदर, उसको हल करने की कोशिश की जाएगी उसी कवायद के तहत। हालांकि उस कवायद को पूरा नहीं किया गया, उसको बार बार टाला गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये नेशनल रजिस्टर तैयार किया गया, जिसमें फिलहाल जो उसकी फाइनल रिपोर्ट रही उसमें 19 लाख लोग जो हैं वो बाहर हो गए। उस सिटीजनशिप रजिस्टर में उनका नाम जो है शामिल नहीं हुआ, अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए 19 लाख लोग करीब जो हैं अभी इस लिस्ट के बाहर हैं। नेशनल जो एनआरसी जो तैयार की गई है असम के लिए फिलहाल, उसमें अब वो फॉरेन ट्रिब्यूनल के सामने अपनी आखिरी अपील करेंगे। लेकिन इस बीच में एक और कवायद हुई है जो एक बिल पेश की गई है, नेशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसमें जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक, जिसमें मुस्लिम शामिल नहीं है, उनको सिटीजनशिप देने की बात चल रही है। असम में बांग्लादेश से आए गैर कानूनी तौर पर आकर बसे बांग्ला भाषियों का मुद्दा तो बहुत पुराना था। इसको लेकर वहां आंदोलन हुए जैसा कि हमने बताया और भारत सरकार का समझौता भी हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी एक मुद्दा था, लेकिन दबे रूप में था। इस बार भी जो लोकसभा चुनाव हुए खासतौर पे बंगाल में, उसमें भाजपा अध्यक्ष उस वक्त थे जो अभी गृह मंत्री अमित शाह ने इसको बंगाल में उठाया और इसको लेकर लोगों में गए और लोगों ने इसको लेकर इस पे एक ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी फायदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो एक हाशिए की पार्टी थी राज्य में, एकदम से इस राज्य के एक मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आ गई। उसकी सीटें 2 से 18 तक पहुंच गईं और इस पर एक बार फिर अभी अमित शाह ने लोकसभा में बयान देकर ममता बनर्जी को फिर ललकारा है। ममता बनर्जी भी पीएम मोदी और अमित शाह के हमले का जवाब देने में कोई मौका नहीं छोड़ती हैं, उन्हें भी हमले करती हैं, उनके ऊपर उनके हमले भी जारी रहते हैं। उन्होंने इस बयान का जवाब अपने जाने माने आक्रामक अंदाज में दिया है। ममता इस बयान को सुनकर आग बबूला हो रही हैं। उन्होंने मुर्शिदाबाद के एक कार्यक्रम में ये कहा कि हम धर्म के नाम पर किसी को भी राज्य की जनता को बांटने की इजाजत नहीं दे सकते। वो कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी नहीं लागू होने देंगे। वो कह रही हैं कि इससे देश में सिविल वॉर और ब्लड बात होने की संभावना बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो घुसपैठियों का मुद्दा बार बार उठाती रही है, खासतौर पे बांग्लादेश की घुसपैठियों का। ममता बनर्जी ही थी जिन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को एक बार उठाया था और ये बात है 2005 की 4 अगस्त 2005 को उन्होंने अच्छा खासा एक ड्रामा क्रिएट किया था लोकसभा के अंदर। वो जो लोक सभापति होते हैं, सभापति के सामने पहुंच गई। उन्होंने हाथों में उनके कागज का एक बंडल था, उसको उठाकर फेंक दिया। साथ में उन्होंने अपना इस्तीफा भी उनको सौंप दिया। लेकिन ये ख्याल रखा, उनका ड्रामा ये इसलिए साबित होता है कि ये ख्याल रखा कि उनका इस्तीफा जो है कबूल ना हो, स्वीकार न किया जाए, स्वीकार हो जाए। उन्होंने लोकसभा के नाम अपना इस्तीफा संबोधित करने के बजाय जो लोकसभा स्पीकर के बजाय डिप्टी स्पीकर के नाम उन्होंने अपना जो इस्तीफा था उसको संबोधित किया था, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने इसको खारिज कर दिया और
लेकिन ये मामला वहीं पे ठंडा नहीं हुआ। वो निकलने के बाद जब वहां से कागज का पुलिंदा जो है फेंक कर जो बाहर निकली, तो आपने सीट पर आके वो रोने भी लगी, सिसकियां भरने लगी, जिनको मनाने के लिए समाजवादी पार्टी के एमपी जो अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं, जया प्रदा, वो गई और उनको सांत्वना देती हुई देखी गई, उनको मान मनोबल करती हुई देखी गई कि चुप हो जाएं आप। तो दरअसल उस समय बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी और आमतौर पर यह था कि जो मुस्लिम जो थे वहाँ के, जो 27-28% मुसलमान जो थे, वो लेफ्ट के वोटर माने जाते थे और ये था भी कि वो लेफ्ट को वोट देते थे। ममता बनर्जी को उस समय मुसलमानों की वोट से ज़्यादा जो नॉन मुस्लिम जो थे, मतलब हिंदू वोट जो था, उसके ऊपर वो उनका निशाना था, इसलिए उन्होंने ये बांग्लादेशियों के ऊपर जमकर हमला किया 2005 के अंदर। लेकिन अब पूरी ये 2011 के बाद ये कवायद जो है बिल्कुल बदल गई है, वो छा गई हैं। अब तक जो है वो 2 बार विधानसभा का इलेक्शन जीत गई हैं। लेफ्ट का करीब करीब सफाया हो गया है, उसकी हैसियत जो है इतनी रह गई है कि अब लोकसभा में उसको एक भी सीट इस बार नहीं मिली है। पिछली बार 2 या 3 सीटें थीं, इस बार एक भी नहीं मिली है। तो लेफ्ट का वोट जो है वो एक तरफ से कहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो गया या फिर तृणमूल कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो गया, लेकिन लेफ्ट की हैसियत जो है, लेफ्ट जो एक मेन स्ट्रीम पार्टी होती थी, उसने 25-26 साल तक बंगाल में शासन किया है, वो अब एक हाशिए की पार्टी वहां पर बन के रह गई है और ममता बनर्जी को अभी मुसलमानों की वोट की जरूरत है। तो इसलिए वो ये कवायद जो है वो कर रही हैं, वो कह रही हैं कि इससे जो है देश बटेगा, सिविल वार होगा, ब्लड बात होगा। लेकिन एक और मजेदार बात चीज ये हुई है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी का जो हमला है वो तो है ही है। भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे मैंने कहा कि 2 से 18 सीटों तक पहुंच गई, खासतौर पर जो उत्तरी पश्चिम बंगाल है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अगर अलीपुर द्वार को छोड़ दिया जाए तो पूरा एक तरह से क्लीन स्वीप किया था। और ये बॉर्डर से लगे हुए, बांग्लादेश के बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं जहां पर मुसलमानों की भी अच्छी खासी आबादी है। तो ये ममता बनर्जी के लिए एक परेशानी की बात ये है कि ये बॉर्डर का इशू जो है, एक इशू जो है चुनाव में जो बनने वाला है, 2021 में विधानसभा चुनाव वहां होने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से इसकी तैयारी में जुटी हुई है। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी का जो पश्चिम बंगाल की अल्पसंख्यक इकाई है, उसका ये दावा है कि करीब 20 से 25% जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, या कम से कम 5% जो है वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को गया है। इसके बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी ये एनआरसी का मुद्दा बोला कि हम असम की तरह से पश्चिम बंगाल में भी एनआरसी लागू करेंगे, इसके बावजूद भी लोगों ने, मतलब मुसलमानों ने, अगर इनके दावा सही है तो मुसलमानों ने इसके बावजूद भी वोट दिया है। खासतौर पर हम बैरकपुर का एक एग्जाम्पल देंगे जहां से अर्जुन सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जीत के आए हैं। वहां भी मुसलमानों की एक साइजेबल पॉपुलेशन है, इसके बावजूद भी अर्जुन सिंह ये जीतने में कामयाब हुए और अर्जुन सिंह को मुसलमानों ने वोट दिया। तो ये कहने का मतलब ये है कि मुसलमान जो है, ये जो अगर वोट दे रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में ये ज़रूर है, बंगाल के मुसलमानों के, कि जो अवैध रूप से जो बांग्लादेशी जो आए हैं उनकी वजह से उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर है। कहीं ना कहीं अगर ये बातें, ये दावे अगर सच हैं तो इसका मतलब है कि मुसलमानों को भी लग रहा है कि जो अवैध रूप से बांग्लादेशी जो आकर बसे हुए हैं उनकी वजह से उनको भी कुछ ना कुछ परेशानी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इस खुले एक कह लीजिए कि प्रस्ताव के बाद भी कि वो एनआरसी पश्चिम बंगाल में भी लागू करेंगे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अब लेकिन एक और बात जो है वो ममता बनर्जी को सता रही है। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि ममता बनर्जी एक मुसलमान वोट को हासिल भी करना चाहती हैं और नहीं भी करना चाहती हैं। इस बीच एक और एंट्री हुई है असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी की एंट्री ने भी ममता बनर्जी को काफी परेशान कर दिया है। अगर पश्चिम बंगाल की 295 सीटों को अगर देखा जाए तो उसमें 125 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटर जो है एक निर्णायक भूमिका में है। 125 बहुत बड़ी संख्या है। 295 में से 125, पिछली विधानसभा में इन 125 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को
90 के ऊपर सीटें मिली थी। इससे जाहिर होता है कि मुसलमानों ने ममता बनर्जी की पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस को खुलकर वोट दिया था। अब अगर ओवैसी की एंट्री हो जाती है, जैसा कि ओवैसी ने महाराष्ट्र के अंदर अपनी पैठ बनाई है, बिहार में अभी जो उन्होंने दिखाया है, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस और एनसीपी का खेल बिगाड़ने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, ओवैसी की पार्टी AIMIM का। तो इसको लेकर भी ममता बनर्जी काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि मुस्लिम एक्सट्रीमिज़म को भी जो है वो बढ़ रहा है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसमें एक हैदराबाद की एक पार्टी आके इसको और बढ़ावा दे रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेकर ये काम कर रही है। इसके बाद ये तो जाहिर है कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर सीधा हमला था। असदुद्दीन ओवैसी ने इसका जवाब ये दिया कि इसका मतलब है कि ममता बनर्जी इस बात को एक्नॉलेज कर रही हैं कि उनकी पार्टी की पकड़ पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है। हालांकि ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि ओवैसी की पार्टी जो है पश्चिम बंगाल में कोई बहुत बड़ी मुसलमानों के अंदर अपनी पैठ बना लेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ओवैसी की पार्टी अगर चुनाव लड़ने का फैसला करती है पश्चिम बंगाल में, तो ममता बनर्जी को कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर उठाना पड़ सकता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये दोनों तरफ से घिरी हुई हैं। एक तरफ से अमित शाह का हमला है, तो दूसरी तरफ से ओवैसी उनको एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। तो दोनों को एक बैलेंस करने के चक्कर में वो ममता बनर्जी के बयानात जो हैं आ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी हमले कर रही हैं, उनको ओवैसी भी उनको एक चुनौती के तौर पर नजर आ रहे हैं। तो इसमें एक NRC का मामला जो है अभी आ गया है ममता बनर्जी के सामने, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि इसे ब्लड बात हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा। जिस NRC को लेकर वो खुद सत्ता में आई थी और इसको बड़ी ही वेमेंटली, बहुत ही इमोशनल तरीके से उन्होंने उठाया था कि जो बांग्लादेश के लोग हैं उनके नाम पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में शामिल हैं। आज वो ये कह रही हैं कि एक भी बंगाली को हम नेशनल सिटीजनशिप से मतलब उसकी नागरिकता जो हम ख़त्म करने नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि ममता बनर्जी ये दोनों तरफ से एक बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं और इसमें वो दोनों तरफ से एक तरह से कह लीजिए कि पिसती हुई नज़र आ रही हैं। ये मैं अपनी बात इस शेर पे ख़त्म करूँगा कि अबतर हमारे हमलों से हाली का हाल है, मैदान पानीपत की तरह पायमाल है। ममता बनर्जी का हाल भी बिल्कुल वैसे ही है। अमित शाह का हमला एक तरफ है, दूसरी तरफ ओवैसी का हमला है। ममता बनर्जी बचने की कोशिश कर रही हैं, अपनी तरफ से भी हमले कर रही हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ममता बनर्जी अपने जो उनकी राजनीति है उसमें कितनी कामयाब होती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।